टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है शो में। और गौरी, इस बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी कई सारी जानकारी देने वाली है, क्योंकि शो में आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में लॉन्च एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस के जरिए कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न ताकि गलती की ना रहे गुंजाइश। इनकम टैक्स ऑफिस से आए इंटीमेशन तो घबराने के बजाय क्या करना होगा, और अगर आपने गलती से जीएसटी 3B रिटर्न नील फाइल कर दिया है तो उसे सुधारने का आपके पास क्या है रास्ता। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया फॉर्म जारी किया गया है या फिर क्या स्टेटमेंट जारी किया गया फॉर्मेट, वह है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। और इसके जरिए रिटर्न भरना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन प्रक्रिया नहीं है, तो कई सारे टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये एआईएस क्या है और इसके साथ इसकी मदद से कैसे हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो गौरी, सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूछूंगा कि ये जो एआईएस है ये कैसे अलग है। अगर पिछले फॉर्म को देखें, कई बार हम लोग 26A से भी मिला करके इसको रिटर्न फाइल करते थे, तो ये एआईएस है क्या चीज़ और इससे कैसे मदद मिलेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। देखिए लक्ष्मण, ये जो AIS है ये बेसिकली 26AS का ही नया अवतार है। आप कह सकते हैं 26AS का सब्स्टिट्यूट है और इसमें एडिशनल जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी। यानी कि अब जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपको AIS चेक करना ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी उन्होंने बोला है कि 26AS भी चलता रहेगा जब तक AIS फुल्ली ऑपरेशनल और वैलिडेट नहीं हो जाता। 26AS को भी रखेंगे, बट जब वो ऑपरेशनल और वैलिडेट हो जाएगा तब 26AS को हटा देंगे और AIS जो है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके अंदर आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, जो जानकारी आप आज से पहले मिस आउट कर देते थे जानबूझ के या गलती से व्हाटएवर, बट आपको अब वो जानकारी मिस नहीं करनी है, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद से बता रहा है कि ये जानकारी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाइए। इसमें कई जानकारी ऐसी है जैसे आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट है, डिविडेंड के छोटे अमाउंट्स हैं, आपका म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन है, फॉरेन रेमिटेंस है, और ये सारी जानकारी जो है ये 26AS में नहीं आती थी, बट अब ये आपके फॉर्म AIS में आएगी, तो आपको अपना AIS जरूर चेक करना है रिटर्न भरने से पहले। इसमें चूंकि एआईएस अभी सरकार ने कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया है, तो कई लोगों ने 26AS के जरिए रिटर्न फाइल कर दिया होगा, तो वो क्या अब उसमें फिर से फेरबदल कर सकते हैं क्या? एआईएस के बाद लगता है कुछ नई जानकारी जो हमने नहीं बताया डिपार्टमेंट को, अब एआईएस में ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो क्या उनके पास कोई रास्ता है? जी लक्ष्मण, मैंने जब प्रेस रिलीज पढ़ी तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया था कि जिन लोगों ने अपनी रिटर्न भर दी है ऑलरेडी, वो अब AIS के जरिए दोबारा से मैच करें। कोई गलती है तो उसको रिटर्न को उनको रिवाइज करना होगा। तो रिटर्न आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हालांकि बहुत बार रिवाइज करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि AIS बाद में आया है और लाखों लोग रिटर्न भर चुके हैं, तो आप अगर अब देखते हैं कोई डिस्क्रिपेंसी है आपकी रिटर्न में तो आप उसको रिवाइज कर दीजिए। दूसरा एक बात मैं लक्ष्मण बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि AIS में एक फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि AIS अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, वैलिडेट नहीं हुआ है, उसमें कुछ गलतियां हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है जो सही नहीं है, डुप्लीकेट हो गई है या कोई भी उसमें दिक्कत है, तो आप उसमें फीडबैक के जरिए उनको इंटीमेट कर सकते हैं कि ये जानकारी गलत है, और वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होगी और आपकी रिटर्न उसी हिसाब से प्रीफिल होके आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम पहले थी कि बिल्कुल, यही अगला सवाल मैं पूछना चाह ही रहा था कि अगर कोई गलती दिख रही तो उसको कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, और आपने बता ही दिया। और हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए वाकई काफ़ी काम की चीज़ होगी एआईएस, क्योंकि छोटे मोटे कई सारी आमदनी होती है जिसको बताना ज़रूरी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन कई बार हम लोग अनजाने में नहीं बता पाते हैं। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद बताए कि आपने यहाँ से ये आपकी आमदनी हुई है और इसको आपको दिखाना चाहिए, तो बेहद ही आसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो फीडबैक सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी इसकी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटीमेशन भी आता है। तो इसके बाद इंटीमेशन आने पर क्या करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे शो में आगे। लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पुणे, जहां से अरविंद देशमुख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी नमस्कार, बताइए क्या उलझन है? नमस्कार लक्ष्मण जी, गौरी जी नमस्कार जी। मैं नमस्कार। नमस्कार। केंद्र सरकारी सेवा से फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में रिटायर हुआ था।
करीबन 10 साल पहले। जब रिटायर हुआ था तब कुछ अलाउंसेस हमारे पेंशन फिक्सेशन के समय कंसिडर नहीं किए थे और ये मामला कई साल उलझा हुआ था। आखिर इसका समाधान 2020 में हुआ और मेरी पेंशन नई तरीके से फिक्स की गई। इसके तहत मुझे फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेकर 2019-20 ये 9 साल के पीरियड के लिए एरियर के तहत लगभग 5.25 लाख रुपए मिले हैं और यह राशि मुझे 3 किस्तों में मिली है। इसके अलावा कम्यूटेशन के तहत मुझे 80,000 रुपए अलग से मिले। ठीक है। मुझे पेंशन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मिलती है। बैंक ने मुझे जो फॉर्म 16 जारी किया है उसमें कम्यूटेशन की राशि अलग से दिखाई है। अच्छा। लेकिन पेंशन एरियर और रेगुलर पेंशन जो है उनको जोड़ के एक ही फिगर कंसोलिडेटेड अमाउंट दिखाई है। अच्छा। पेंशन एरियर के 10 साल पेंशन एरियर 10 साल कालावधि के लिए है, तो इसकी कैलकुलेशन शीट बैंक ने जारी नहीं की है। ठीक है। इस परिस्थिति में मैं इसके राहत लेने के लिए अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन किए हैं एरियर के ईयर वाइज उस बेसिस पे रिटर्न फाइल कर सकता हूँ क्या और फॉर्म 10 की भर सकता हूँ क्या? ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आने की कोई शक्यता बिल्कुल आशंका मुझे बिल्कुल आशंका दूर की जाएगी। गौरी बताएं। ठीक है अरविंद जी, देखिए सबसे पहले तो आपके लिए मैं 2 चीजें बताऊंगी। सबसे पहले आप एक बार अपने बैंक जाइए और उनसे बोलिए कि वो अपने फॉर्म 16 को रिवाइज करके आपको दें। यूजुअली जो फॉर्म 16 हम लोग देखते हैं उसमें ये जानकारी दी जाती है, बट आपको बैंक ने नहीं दी है तो कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपको इसका रिलीफ मिल ही नहीं सकता। ये एरियर्स ना हो, कोई और तरीके से ट्रीट किया हो या कोई ऐसी दिक्कत ना हो। इसके लिए एक बार आप बैंक जाके अपने तरफ से सेटिस्फैक्शन ले लीजिए कि ये एरियर्स ही हैं और आपको इसका रिलीफ मिलेगा। अब एक बार आपको पता लग गया कि इसका रिलीफ आपको मिलेगा, ये एरियर्स ही है, तो आप आराम से फॉर्म 10E भरिए, रिटर्न में इसका रिलीफ लीजिए और क्लेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस ही नहीं आएगा। नोटिस आ सकता है, क्योंकि अगर मिसमैच आएगा फॉर्म 16 से और आपके रिटर्न में तो चांसेस हैं कि नोटिस आ जाए। लेकिन जब नोटिस आएगा तो आप आसानी से इसको प्रूव कर पाएंगे कि आपके एरियर्स थे और आपको सेक्शन 89 का इसमें रिलीफ मिला है और आपने 10E फॉर्म को बकायदा भरा है और अपनी रिटर्न में इसका रिलीफ लिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार अपने लेवल पे आप श्योर हो जाइए कि इसका रिलीफ आप ले सकते हैं और इसका रिलीफ आपको मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने बताया गौरी ने कि आप फॉर्म रिटर्न फाइल करिए और बाद में चल के किसी भी तरह कोई नोटिस आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पूछताछ होती है, वहाँ पे आपको लगता है कि टैक्स गुरु आपकी मदद कर सकता है तो आप बिल्कुल हमें लिखिएगा, हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। तो अरविंद जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपके ही शहर यानी पुणे से अगले कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, सचिन शाह साहब। सचिन जी बताएं। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनकम टैक्स से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का रिजोल्यूशन करने के लिए। बहुत मेरा सवाल एंसेस्टर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे मेरे मदर का कोई इन्वेस्टमेंट था और वो अभी मैच्योर हो रहा है, एफडी वगैरह, ना उसमें मेरा नॉमिनी का नाम है और मेरा HUF भी अकाउंट है। मेरा सवाल ये था कि उनका जो भी अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और प्रिंसिपल भी है, वो सीधा मैं HUF में ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, या उसको मुझे मेरे अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से? देखिए ये जो आपकी एफडी की इनकम है ये बेसिकली आपके नाम पे है, तो ये आपकी इनकम है। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं HUF में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप HUF के मेंबर हैं और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में जो इनकम है, जो आपने एफडी का अमाउंट ट्रांसफर किया है HUF में, इसमें जो इनकम होगी वो आपकी इनकम में क्लब होगी। इसमें क्लबिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं, क्योंकि मेंबर से जो भी अमाउंट मिलता है HUF को उसमें क्लबिंग लगती है। तो आप ट्रांसफर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्लबिंग के प्रोविजंस हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्लबिंग के प्रोविजन का ध्यान रखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले कॉलर जामनगर से हैं पराग शाह साहब, जो कि फोन लाइन पर हैं। पराग साहब नमस्कार, बताइए कहाँ फंस गए आप? हाँ, अच्छा, मेरा सवाल ये था इनकम टैक्स के बारे में कि मैं अपना पर्सनल रिटर्न भर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस रिटर्न है,
तो उसमें क्या है कि मैंने अनसिक्योर्ड लोन ले भी रखा है और दे भी रखा है, ठीक है। तो उसमें मैं ब्याज दे भी रहा हूँ और ले भी रहा हूँ, ठीक है। तो वो दोनों क्लब मतलब सेट ऑफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते इनकम टैक्स में? जो मैंने ब्याज लिया है, मतलब मेरे को इनकम हुआ है इंटरेस्ट का, ठीक है, तो उसके सामने जो मैंने दिया है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिटर्न में दिखा सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो आप बिजनेस की रिटर्न भर रहे हैं तो इसमें एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि एक जगह आप लिखते हैं आपकी इनकम जितनी हुई है और दूसरी तरफ आप लिखते हैं जितना आपका एक्सपेंस हुआ है। तो जो जहां क्रेडिट साइड पे आप अपनी इनकम लिखेंगे वहां पे आप अपनी जो आपको इंटरेस्ट मिला है, यानी कि आपने जो लोन दिया था उससे आपको जो इंटरेस्ट मिला है आप वो लिखेंगे। डेबिट साइड पे आप जो आपने इंटरेस्ट दिया है, यानी कि आपने जो लोन लिया है और उस पे इंटरेस्ट दिया है वो लिखेंगे। तो वो आपका खर्चा मान लिया जाएगा। एक आपकी इनकम हो गई और दूसरा आपका खर्चा हो गया। तो इनकम में से आप अपना खर्चा माइनस करेंगे, जो बैलेंस होगा उस पे आपको टैक्स देना होगा। ऐसे कोई सेट ऑफ करना टर्म जो है मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा सा शायद गलत होगा, बट हाँ आप अपने कह सकते हैं कि आप अपना खर्चा बुक कर सकते हैं और जो बैलेंस आपका बचेगा, जो आपकी इनकम बचेगी, नेट इनकम होगी, उस पे आप अपना टैक्स दे देंगे। इसमें गौरी एक सवाल मेरा ये भी है कि ये चूंकि इनका बिजनेस रिटर्न का मामला था, पर्सनल रिटर्न के लिए भी क्या ये प्रावधान है जो आप बता रही थी? देखिए, डिपेंड करता है। जैसे अगर ये प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर का तो एक ही पैन होता है, प्रोप्राइटर का पैन, इंडिविजुअल का पैन ही यूज होता है। तो ये अपनी अगर बिजनेस रिटर्न भर रहे हैं और ये प्रोप्राइटर है तो वो एक ही मान ली जाएगी, उनको दो अलग अलग रिटर्न नहीं भरनी होती, वो उन्हीं के नाम पे रिटर्न होगी। बट अगर ये पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप की जो रिटर्न होती है वो अलग जाएगी और इनकी पर्सनल रिटर्न अलग जाएगी। तो डिपेंड करता है कि ये कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं, कंपनी है, एलएलपी है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, उस पर डिपेंड करता है। जहां तक मुझे समझ आई है, मुझे लग रहा है ये प्रोप्राइटर है तो ये इनकी रिटर्न जो है वो सेम ही जाएगी, उनको अलग अलग रिटर्न। मान लिया कोई पर्सनल इनकम टैक्स पेयर से, जैसे हम लोग जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, उनको कहीं से लोन दिया हुआ उससे इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, फिर कहीं लोन लिया हुआ जहाँ पे उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, तो क्या ये दोनों में सेट ऑफ या फिर जो आप कहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं उसको कि नहीं? जी देखिए, जैसे अगर आप अपनी बात करें, आपको तो सैलरी मिलती होगी, तो आप साथ में समझ लीजिए एक बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपकी एक सैलरी की इनकम दिखा दी जाएगी और साथ में एक आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल बना दिया जाएगा, तो आपकी बिजनेस इनकम भी दिखा दी जाएगी। तो उसमें आपका फॉर्म बदल जाएगा, यानी कि अभी आप ITR 1 भरते हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ITR 3 भरेंगे। बट उसके आपको 2 रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोप्राइटर हैं और प्रोप्राइटर जो होता है उसका पैन और इंडिविजुअल का पैन सेम ही होता है। तो वो पर पैन आपको एक ही रिटर्न भरनी होती है, तो आपको इसमें 2 रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेयर मार्केट से हुए मुनाफे पर टैक्स क्या होम लोन की किस्त चुकाकर भी बचाया जा सकता है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले शो के शुरुआत में चर्चा कर रहे थे AIS का। अब एक मुद्दा ये आता है कि रिटर्न जब भी आप फाइल करते हैं तो उसको एक फाइल करने के बाद अगला कदम होता है जिसके तहत एक प्रक्रिया होती है, ITR की प्रोसेसिंग करना होता है। ऐसे में बहुत से टैक्स पेयर्स के पास नोटिस आते हैं, हालांकि नोटिस कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा, जिसे इंटीमेशन नोटिस भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। लोग इस इंटीमेशन को देख के कई बार घबरा जाते हैं। तो मेरा सवाल है सबसे पहला यही होगा कि ये इंटीमेशन किन किन हालात में आते हैं और इंटीमेशन आने के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने जैसे सही कहा, इंटीमेशन नोटिस हम नहीं मानते हैं। इंटीमेशन एक इंटीमेशन ही है, ये नोटिस नहीं होता, तो इसको देख के घबराना नहीं होता। इंटीमेशन का पूरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो क्या है और जो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो वो भी आपको बताया जाता है। इंटीमेशन का पूरा फॉर्मेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदल दिया था और अब इसको बड़ा आसान कर दिया गया है और ऊपर ही आपको बता दिया जाता है लिख के कि इनकम जो इंटीमेशन है वो आपको क्या बताना चाह रही है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। पहला तो
नो डिमांड नो रिफंड, जिसमें यानी कि आपका जो रिटर्न आपने भरी है एज इट इज वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान ली और बोला कि इसमें कोई डिमांड नहीं बनती, इसमें कुछ रिफंड भी नहीं बनता। दूसरा है कि आपने रिफंड क्लेम किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने ये रिफंड आपका मान लिया और हम ये रिफंड को प्रोसेस कर देंगे। तीसरा है कि डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने जो रिटर्न भरी है वो हमारे हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से इसमें डिमांड बनती है, तो वो डिमांड रेज कर देगा। ये बताइए कि ये चीजें हो ये सकती हैं। इंटीमेशन अगर आने के बाद इंटीमेशन किसी के पास आ जाता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो आपका नो डिमांड नो रिफंड है या आपका रिफंड है तो और वो ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपकी डिमांड आई है, तो अगर आपकी डिमांड आई है तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर तो वो डिमांड सही आई है, आपसे कोई भूल चूक हुई है, तो आप उस डिमांड को पे करा देंगे। अगर नहीं हुई है तो आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो पहले दो केसेस में तो आपको कुछ नहीं करना। हाँ, अगर डिमांड आई है तो आपको ये प्रक्रिया करनी होगी, तब थोड़ी सी उलझन वाली बात है। और अगर ऑब्वियसली अगर डिमांड आपकी आप मान ही लेते हैं कि डिमांड आपकी सही है, आपसे कोई गलती हुई है, तो आप पे ही करा देंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजुअली आप अगर अपनी रिटर्न बिल्कुल सही तरीके से भरते हैं तो आपकी रिटर्न एज इट इज एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है और ये बहुत क्लियरली आपकी इंटीमेशन के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आया है दिल्ली से अशोक अरोड़ा जी का, जो कि इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। दरअसल इनके उलझन ये है कि इनके बेटे के ऊपर होम लोन है, वो चाहते हैं कि बेटे का जो होम लोन है उसकी लायबिलिटी को कम किया जाए, और इसके लिए तरीका ये अपनाना चाहते हैं कि इनको अपने शेयर शॉर्ट टर्म शेयर से काफ़ी आमदनी हुई, अच्छी खासी आमदनी हुई है, वो जो शॉर्ट टर्म गेन हुआ है शेयर बेच करके, उस पैसे को चाहते हैं कि अपने बेटे के होम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें ताकि बेटे के ऊपर होम लोन की देनदारी कम हो सके। अब ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में क्या इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, जो उन्होंने शेयर से कमाया है उस पर टैक्स चुकाना होगा, या फिर होम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा? क्या सुझाव देंगे आप? नहीं, देखिए लक्ष्मण, ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनका कोई लिंक हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो आपको पहले उस पे जो गेन हुआ है उस पे टैक्स चुकाना होगा, 15% का टैक्स आपको देना होगा फ्लैट रेट पे। अब अगर आप इस अमाउंट को जो आपका टैक्स देने के बाद बच गया, जो आपके पास है पैसा, वो अगर आप चाहें तो अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो अपने होम लोन की पेमेंट चुका सकते हैं, क्योंकि होम लोन का जो बेनिफिट है वो भी आपके बेटे को ही मिलेगा। तो बेटर है कि वो ही उसको चुकाएं और उसका बेनिफिट लें। आप डायरेक्टली चुका देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा। तो दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग रखिए, कंबाइन करके कोई फायदा नहीं होगा। इसमें गौरी एक चीज मैं रोकना चाहूंगा आपको कि मान लिया जब बेटे के अकाउंट में आप कह रहे हैं कि पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और बेटा अपना होम लोन चुका दे, तो फिर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या बेटे के लिए आमदनी नहीं मानी जाएगी ये रकम? नहीं लक्ष्मण, आमदनी नहीं मानी जाएगी बेटे की, क्योंकि जो बेटा होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव माना जाता है। और आपने रिलेटिव को अगर आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे वो कितने भी अमाउंट की गिफ्ट है, वो उनकी इनकम नहीं मानी जाती। तो बेटे के लिए ये गिफ्ट हो जाएगी नॉन टैक्सेबल। डिपेंड करता है, ये लोन भी दे सकते हैं, अगर ये लोन देना चाहें बाद में वापस लेना चाहते हैं तो लोन क्यों देंगे, जाहिर सी बात। और अगर गिफ्ट देना चाहते बिल्कुल। चलिए, ये सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से सुमित चौहान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुमित जी, बताइए क्या उलझन आ रही है जीएसटी में? सर, मेरे को ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। जीएसटीआर 3B मैंने लास्ट अप्रैल का मैंने प्रॉपर फाइल किया था, बट जो जीएसटीआर 1 है वो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 प्रॉपर फाइल हो गया, बट 3B मेरा नील रिटर्न फाइल हो गया गलती से। तो बट प्रॉब्लम ये है कि सर जब मेरा नील रिटर्न फाइल हुआ तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं चला, बाद में मुझे पता चला कि मेरा जीएसटीआर 3B जो है मेरा गलत नील फाइल हो गया। तो क्या मैं उसको बाद में ठीक कर सकता हूँ, उसको प्रॉपर ठीक किया जा सकता है? क्योंकि ये चीज मेरे से 1 या 2 महीने के रिटर्न में ये चीज प्रॉब्लम हुई है मुझे। ठीक है, गौरी क्या कहेंगे आप? जी, आपने बेसिकली 3B नील फाइल की है, जीएसटीआर 1 में सेल दिखाई है। 3B नील फाइल करने का मतलब ये है कि आपने टैक्स भी पे नहीं किया, क्योंकि जो टैक्स होता है वो 3B के थ्रू ही जाता है।
तो अनफॉर्चुनेटली 3B को रिवाइज करने का कोई तरीका नहीं है, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप अब जो रिटर्न भरेंगे उसके अंदर जितनी सेल्स आपने मिस की हैं, जितना टैक्स आपने अभी तक नहीं दिया है सरकार को और देना था, वो इस महीने की रिटर्न में आप दिखा दीजिए। कायदे से आपको इस पे जो इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि आपने लेट पेमेंट की है तो आपको इंटरेस्ट देना है सरकार को, वो भी आपको देना चाहिए। हालांकि वो फ्रीज होके नहीं आता, तो आप अगर अभी ना भी दें तो चल जाएगा, जब डिपार्टमेंट से नोटिस आए तब दे दीजिएगा। हालांकि देना चाहिए आपको वो इंटरेस्ट अभी। तो आप जो अब नेक्स्ट रिटर्न भरेंगे उसमें टैक्स और इंटरेस्ट दे के आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि 3B मेन है जिसमें आप टैक्स देते हैं, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जीएसटी से बाहर डीलर को दे रहे हैं किराया, तो क्या आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत चुकाना होगा टैक्स? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल आ रहा है पानीपत से आकाश अग्रवाल साहब का, जो कि फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आकाश जी नमस्कार, बताइए क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर, मेरा सवाल था कि आर वी सपोज टू पे जीएसटी इन आरसीएम ऑन गोडाउन टेकन ऑन रेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन? ठीक है। And is there a limit on monthly rent payment for RCM? Also, can I pay RCM from ITC since I am in inverted duty structure? ठीक है, ठीक। गौरी बताएंगे आपको। जी देखिए, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप सामान लेते हैं, तो शुरू में जब जीएसटी आया था तब उस पर रिवर्स चार्ज था, फिर उन्होंने हटा दिया, फिर 5,000 की लिमिट लगाई गई, उसके बाद फिर हटा। अब जो है वो ये है कि आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप ले रहे हैं कुछ, तो आपको आरसीएम पे टैक्स नहीं देना, एक्सेप्ट इन अ फ्यू स्पेसिफाइड केसेस। और जो वो फ्यू स्पेसिफाइड केसेस हैं उसमें आप फॉल नहीं करते हैं, तो आपको इस पे आरसीएम नहीं देना है। और इस पर क्योंकि आप आरसीएम में आते ही नहीं है, तो आपने जो दूसरा सवाल पूछा, क्योंकि आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में है तो आप उसको अपने इनपुट से ले सकते हैं, तो वो तो सवाल आपका वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि आपको आरसीएम देना ही नहीं है। चलिए गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।